Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्प्रिंग पेंडुलम. स्प्रिंग पेंडुलम की बात हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्प्रिंग पेंडुलम में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जरा वो देखते हैं. हमारे पास में मान के चलो के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली एक स्प्रिंग है और इससे मैंने एक एम मास का ब्लॉक यहां पर लटका दिया है. इसे मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, अप डाउन चलता रहेगा. या इसी प्रकार से मान के चलो हमारे पास में किसी सरफेस पर यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और यहां पर मैंने इससे एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया. के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग है. यदि मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या होगा, ये आगे पीछे मोशन करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा. और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ही होगी, मतलब ये एक एसएचएम है. सिमिलरली यहां पर भी बिल्कुल सिमिलर केस हो रहा था कि आपका जो ब्लॉक है वो अप एंड डाउन हो रहा था. अप एंड डाउन मतलब टू एंड फ्रो मोशन हो गई, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब यहां पर क्या हो रही है, एसएचएम हो रही है. अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम सिंपल सी बात करते हैं कि हम लोग अपने डेरिवेशन को जो स्टार्ट करेंगे, जो डेरिवेशन निकालना है टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले, तो वो मैं इसके बेसिस पर निकाल रहा हूं. कौन सा बेसिस पर, कि आपके पास में एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के वाली एक स्प्रिंग से लगा के मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है. अब जब मान के चलो मैंने इसे डिस्प्लेस किया है तो ये कहीं यहां पर आपका एम मास का ब्लॉक पहुंच गया, यस और नो. अब जहां से मैं छोड़ रहा हूंगा तो वहां से लेकर के और उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक मान के चलो मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट इसे दिया है. जब एक्स डिस्प्लेसमेंट मैं इसे दे रहा होऊंगा तो बेटा यहां पर आप देखिए एक आपका फोर्स लग रहा होगा एफ. डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा. तो इस रीस्टोरिंग फोर्स की यदि मैं बात करता हूं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स आपका होगा F बराबर माइनस का के एक्स. और ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में. यदि मैं आपसे आइडियली बात करूं तो आज का लेक्चर मान के चलिए कि लगभग आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा. हो सकता है कि आज के लेक्चर में ना भी हुए तो एक और लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी और ये दो लेक्चर मतलब आपका पूरा ऑसिलेशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, 9वां लेक्चर चल रहा है, 10वां लेक्चर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा. लेकिन इसके बाद एक बात और समझ लीजिए, जो लेक्चर नंबर 10 में एक डेरिवेशन आएगा, बड़ा सा डेरिवेशन, यदि लेक्चर नंबर 10 आता है तो वो डेरिवेशन बेटा आपको वेव्स चैप्टर में भी काम आने वाला है. तो इसलिए मैं पहले पहले से आपको पूछ के रख रहा हूं कि आप उस डेरिवेशन को एक बार करना चाहेंगे कि दो तीन बार लगातार करना चाहेंगे, क्योंकि वेव्स चैप्टर में जाने के पश्चात फिर से वही टाइप के डेरिवेशंस आपको फिर से देखने को मिलने वाले हैं. ठीक है, चलो लेट इट बी. अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं. अब आपको एक पॉइंट सिखाया गया था, यदि लेक्चर्स आपने ध्यान से देखे तो आपको सिखाया गया था कि जब टाइम पीरियड कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड करके एक हेडिंग हुआ करती थी हमारे पास में, उस हेडिंग के अकॉर्डिंगली यदि देखो तो सबसे पहले आपने क्या करना था, बॉडी को डिस्प्लेस करना था, जो आप बॉडी को डिस्प्लेस कर चुके हो. बॉडी को डिस्प्लेस करने के पश्चात आपने एक फोर्स निकाला था जिसे रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं. और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आपके पास आने के पश्चात आप यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे. तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ बाई एम. आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन आएगा माइनस का के बाई एम इंटू एक्स. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. अब एक बार आपके पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो इसके पश्चात आपका क्या काम हुआ करता था, कंपैरिजन. अच्छा, कंपैरिजन जो करते थे आप लोग वो कैसे करते थे, ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स से इसे आपको कंपेयर करना है. जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ओमेगा स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में के बाई एम. ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर यदि के बाई एम आ रहा है तो ओमेगा जो आएगा वो आएगा आपके पास में के बाई एम का अंडर रूट. के बाई एम का अंडर रूट. फिर अगला स्टेप क्या हुआ करता था, हम लोग इसके बाद में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा करते थे. क्या लिखा करते थे बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कि हम लोग कहते थे टाइम पीरियड कैपिटल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो हम लोग यहां पर लिख देंगे टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ के बाई एम. फाइनली
एट द एंड जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा आपके पास में t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k। यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज व्हाट द टाइम फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इन विच स्प्रिंग इज यूज्ड ऑफ k। स्प्रिंग जो यूज करी गई है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और जो ब्लॉक जो बॉब की तरह काम कर रहा था यहां पर है m। ठीक है, सो ध्यान रहेगा स्प्रिंग पेंडुलम में आपका जो टाइम पीरियड है वो ब्लॉक के मास पर डिपेंड करता है। जो सिंपल पेंडुलम था उसमें आप देखो, पॉइंट को समझिए, मैं सिंपल पेंडुलम बोल रहा हूं या स्प्रिंग पेंडुलम बोल रहा हूं। सिंपल पेंडुलम में लेंथ पर डिपेंडेंसी थी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। स्प्रिंग पेंडुलम में आपके मास पर डिपेंडेंसी है और स्प्रिंग कांस्टेंट के पर भी आपकी डिपेंडेंसी यहां पर बनती है। ठीक है, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए स्प्रिंग पेंडुलम का। अब ये जो मैंने किया है ये मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया हुआ है। क्या बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यस और नो? यस, कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास में वर्टिकल स्प्रिंग है, मैं कह रहा हूं क्या, फॉर वर्टिकल स्प्रिंग ऑल्सो, फॉर वर्टिकल स्प्रिंग ऑल्सो, यदि आपकी if block is displaced, block is displaced from mean position, from mean position, तो बेटा उस केस में आपका जो टाइम पीरियड आएगा यहां पर भी सेम ही आएगा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के। मतलब यहां पर मान के चलो आपके पास में एक स्प्रिंग थी जो नेचुरल लेंथ में थी, इसमें m मास का ब्लॉक हो गया। अब मैंने क्या किया, स्लोली स्लोली इसे रिलीज किया और ये स्प्रिंग ऑलरेडी लेंथ बढ़ा के यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, तो इसके अंदर में हो क्या रहा है कि भैया यहां से लेकर के यहां तक जो है आपके पास में है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, जब आपने धीरे धीरे इसे स्लोली स्लोली नीचे खींचा है तो उसके बाद में ये वाली जो लेंथ आ रही है ये है आपकी मीन पोजीशन वाली सिचुएशन। ठीक है, और यदि मैं इस मीन पोजीशन के पश्चात अब यदि ब्लॉक को और खींच लेता हूं और यहां से डिस्प्लेस करता हूं, तो मीन पोजीशन से लेट से मैंने एक्स डिस्प्लेस किया है, तो पहले यहां पर मीन पोजीशन आ रही है, मतलब ये आपकी एक इक्विलिब्रियम वाली ही पोजीशन थी जहां पर के एक्स बराबर एम जी करते हैं, आप याद है। लेकिन यहां पर एक्स तो नहीं कह सकता क्योंकि एक्स तो मैंने नीचे लिया है, तो आप मान लीजिए कि कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट वाई नॉट मान लीजिए, तो वो आपका मीन पोजीशन आ गई। और यहां से मैं अब इसे डिस्प्लेस कर रहा हूं एक्स से, तो इसके पश्चात अब ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। और उस केस के लिए भी आपका टाइम पीरियड जो लिखा जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के ही लिखा जाने वाला है। तो इसे आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब मैं यदि बात करूं तो बिल्कुल इसी प्रकार के टाइम पीरियड के कुछ फॉर्मूले होंगे कुछ अलग अलग स्प्रिंग वाली सिचुएशन में। मतलब कैसे, मान के चलो आपके पास में ऐसे यहां पर एक स्प्रिंग लटका दी जाए और इससे मैंने एक एम मास का ब्लॉक थीटा एंगल पे लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो सवाल तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा बताइए। तो अब इसमें मेहनत नहीं करनी है कि पता लगा आप मेहनत करने अटक गए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसका भी आंसर आपका क्या रहने वाला है, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के ही रहने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती की कोई संभावना नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं यहां पर आपको कुछ और पॉइंट्स दिखा देता हूं कि भैया कहां कहां पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। स्प्रिंग पेंडुलम हम लोग देख रहे हैं, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम एम मास का ब्लॉक के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग यहां पर लटकाती है। तो भैया देखो ये इस प्रकार से आपका जो सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम है ये आपका एसएचएम करते हुए आपको यहां पर नजर आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
श्योर हैं? अब इसके अलावा ये वाला जो स्प्रिंग पेंडुलम मैंने बनाया, एकदम सिंपल, एक स्प्रिंग लगा दी और एक m मास का ब्लॉक लगा दिया, तो इसका जो टाइम पीरियड निकल के आया है वो मेरे पास t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k आ रहा है। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि देखो हमने जो डेरिवेशन स्टार्ट किया था पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए किया, और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के पश्चात हम लोगों ने क्या किया, वर्टिकल स्प्रिंग लगाई। लेकिन यहां पर हम लोगों ने यहां पर बनाते समय आपको पहले वर्टिकल वाली दिखा दी, अब ये हॉरिजॉन्टल वाली देखिए। हॉरिजॉन्टल में भी बिल्कुल वही एसएचएम होने वाला है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका भी जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम फॉर्मूला रहेगा, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग। तो उस स्थिति में आपका जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो आपका अगेन द सेम फॉर्मूला t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k निकल के आता है। इसके पश्चात जो थर्ड वाला आएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल हो गई। इसके अलावा इंक्लाइन वाली सिचुएशन की यदि मैं बात करता हूं, आ जाओ, इंक्लाइंड वाली सिचुएशन की जब मैं बात करता हूं, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के बेसिस पर भी यदि आप देखते हो, ये रहा थीटा एंगल पे इंक्लाइन है और यहां पर आपकी एक स्प्रिंग लगी हुई है। तो इस वाली स्थिति में भी सिचुएशन बिल्कुल सेम रहेगी। आपका जो m मास का जो ब्लॉक है वो देखो इस वाली डायरेक्शन में इस प्रकार से थीटा एंगल पर इंक्लाइन प्लेन पर क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्यों एसएचएम कर रहा है, m मास का ब्लॉक देखो टू एंड फ्रो जा रहा है, एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये एसएचएम कर रहा है, और इसका भी टाइम पीरियड जो आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k आएगा। कहीं थीटा बीटा मत लगा देना जबरदस्ती का, ठीक है, कहीं भी जबरदस्ती का थीटा बीटा नहीं लगाना है। इसके पश्चात हम लोग एक काम और करते हैं, इसी वर्टिकल स्प्रिंग को, वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम जो था हमारे पास में, उस वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम को मान के चलो यदि मैं इंक्लाइन प्लेन के बजाय एक लिक्विड में डाल दूं, कहां डाल दूं, एक लिक्विड के अंदर मैं यदि डाल देता हूं, और इस लिक्विड के लिए मान के चलो ईटा की वैल्यू क्या दे दी है, 0। इस बात को ध्यान रखना, यहां पे लिखा नहीं है लेकिन आप अपने उसमें लिख सकते हैं, ईटा की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब हम लोग कह सकते हैं नॉन विस्कस लिक्विड है, ईटा की वैल्यू यदि 0 है, और ये स्प्रिंग के कांस्टेंट वाली स्प्रिंग है, m मास का ब्लॉक है, अगेन द टाइम पीरियड विल बी सेम, अगेन द टाइम पीरियड विल बी सेम, कोई अलग अंतर नहीं आएगा। एक और सिचुएशन बनती है हमारे पास में जहां पर हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम के साथ में स्प्रिंग को अटैच करते हैं। किसके साथ में अटैच करते हैं बेटा, स्प्रिंग के साथ में, सॉरी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पुली ब्लॉक सिस्टम के साथ में अटैच करते हैं। कैसे करते हैं, मान के चलो हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन यदि कहीं बनती है, तो देखो ये m मास का ब्लॉक और ये स्प्रिंग का देखो, इनका अटैचमेंट देखो किस प्रकार से मोशन हो रही है। क्या ये m मास का ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है, बिल्कुल एसएचएम कर रहा है। ये स्प्रिंग ऊपर नीचे जा रही है, बिल्कुल ऊपर नीचे जा रही है। तो इस स्थिति में भी आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k। इन सारी डायग्राम्स को आप खुद से एक बार बना लीजिए। जो लिक्विड वाला डायग्राम था उसके अंदर में ईटा, ईटा का सिंबल समझ में आता है ना, एन जैसा होता है, और उसको एन को हम लोग लंबा खींच देते हैं, तो उसको 0 कर लेना। ईटा 0 रहेगा तो उस समय वो फॉर्मूला आएगा। उसके अलावा वाले कोई आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आप जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिंपल वाले ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं, कुछ अलग अलग चीजों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट। बेसिकली क्या है, देखो आपने ये वाला पेंडुलम तो देखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम। मान के चलो हमारे पास में एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसकी लार्ज लेंथ है और एम्पलीट्यूड छोटा है, और इस केस में आपका t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r बाई g जो आ जाता है, याद है आपको, यस और नो, इनफाइनाइट लेंथ वाला ऐसा करते हैं। इसके बाद में ये एक सिचुएशन है, इसमें क्या है कि भैया ये आपकी अर्थ है, अर्थ की रेडियस कैपिटल r है। यदि मैं यहां पर एक ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर देता हूं, तो होता क्या है जरा समझिए बेटा। होता यह है कि जब ये यहां पर होता है तो ग्रेविटी के कारण ये अंदर की तरफ जाएगा। बेसिकली सवाल क्या है, देखो सवाल काफी बड़ी लैंग्वेज में लिख के आएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से लिख के आएगा कि सपोज इफ वी डग अ टनल, इफ वी डग अ टनल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ।
वैसे कोई जरूरी नहीं कि टनल हम लोग ऐसे ही खोदें, हम लोग आड़ी टेढ़ी कैसे भी मार सकते हैं, लेकिन वो सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होनी चाहिए। और इसमें यदि स्मॉल एम मास के एक ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो बेटा ये होगा ये कि ये ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है तो उसके कारण ये नीचे जाएगा, बराबर है, mg लग रहा होगा। अब जैसे जैसे आप जाओगे 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 तो जैसे ही आप यहां पहुंचोगे सेंटर ऑफ द अर्थ पर, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। लेकिन आप देखिए यहां पर आप रेस्ट पर थे, यहां से आपकी स्पीड बढ़ना चालू होगी क्योंकि यहां पर आप रेस्ट पर माने गए हैं, बराबर है, और यहां पर आपका फोर्स जीरो हो रहा है। तो आप कुछ चीजों को रिकॉल करिए जो एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसका मतलब यह है कि यदि टनल खोद के एक ऑब्जेक्ट को डाला जाए तो ये इस प्रकार से क्या करेगा, एसएचएम करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, इस प्रकार से एसएचएम करेगा। पहले स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहां जाके मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद स्पीड रुकने लगेगी, और इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r बाई g, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक और है, यदि आपके पास में कोई सैटेलाइट है और वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, तो और यदि ये सैटेलाइट धरती के काफी क्लोज है, यदि ये सैटेलाइट धरती के काफी क्लोज है, तो इसका जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r, सॉरी t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r बाई g। ये तीन और सिचुएशंस मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखी हैं जिनके टाइम पीरियड कुछ इस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो बीच में लग रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बीच वाला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हुआ क्या था, यहां पर था ग्रेविटी खींच रही थी, धीरे धीरे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, एट द सेंटर जीरो हो जाएगा। ठीक है, वहां से जब नीचे जाओगे तो बेटा ग्रेविटी के कारण अब फोर्स नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जब यहां से जब ये नीचे जाएगा तो बेटा इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से कुछ सिचुएशंस को हम लोगों ने यहां पर डील किया है। फिर से एक बात चाहिए तो अर्थ वाले को मैं समझा देता हूं। ये आपके पास में अर्थ है, यहां पर आपने क्या कर देना है, एक टनल खोद देना है, ये आपकी सेंटर पोजीशन है। यहां पर जब एक ऑब्जेक्ट है तो बेटा इस पर mg जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन जब यहां पहुंच जाएगा तो बेटा इस पर mg लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, और ये इसी पाथ में क्या करेगा, एसएचएम करेगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है या नहीं आई है? कई लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल वाली चीजें थी, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। मैं बोला वेरी गुड, सही बात है। अच्छा एक काम और करते हैं, मान के चलो आपको, देखो मैंने अभी एक ये चीज बताई थी, कौन सी, टाइम पीरियड ऑफ द फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था किसके लिए बेटा, किसके लिए, स्प्रिंग पेंडुलम को जब हम लोग एक विस्क ऐसे लिक्विड में डालते हैं जहां पर ईटा की वैल्यू क्या है, जीरो है। अच्छा क्या हम लोग एक सिंपल पेंडुलम को नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल पेंडुलम को भी डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाता है। और सिचुएशन किस प्रकार से बदलता है कि लिक्विड की यदि कोई डेंसिटी है, सवाल को सुनिए, देखो करना बिल्कुल वैसे ही है। अब सिंस आपका फ्लूइड मैकेनिक्स यदि आपको आता है तो आप इस चीज को समझ पाओगे, यदि फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा परेशानी यहां पर आपको हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या किया, मान के चलो ये एल लेंथ के स्ट्रिंग से एम मास का बॉब मैंने यहां पर लटका दिया है। अब यहां पर ये जो लटकाया गया है इसको एक लिक्विड के अंदर में रखा गया है जिसकी डेंसिटी मान के चलिए क्या है, रो है। इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। और मैं एक और चीज मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, यहां पर आपको अपथ्रस्ट फोर्स वगैरह चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि वो पता है तो उसके बेसिस पर आप कैलकुलेशंस करके सवालों का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे लिए जनरली नहीं पूछी जाती हैं, वो जेई वालों से पूछी जाती हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो आप इस पर बैठ के थोड़ा सा सोचना और आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप जानते हैं यदि कुछ नहीं बोला होता तो आप बोलते t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी, यदि ये चीजें याद हो। लास्ट में g में क्या होता है, g इफेक्टिव वाली बात होती है, किसकी बात होती है,
जी इफेक्टिव की यदि मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान दूं, मान चलो ये बॉब यदि यहां पर आ जाए तो बेटा इस पर mg तो नीचे लग ही रहा है, लेकिन इस पर इस लिक्विड के कारण एक अपथ्रस्ट फोर्स और लगता है, वो होता है रो वीजी। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। तो आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, सोचिए, L अपॉन जी माइनस रो वीजी अपॉन स्मॉल एम, रो वीजी अपॉन स्मॉल एम। अभी के लिए इसको ध्यान रखिए, जब फ्लूइड मैकेनिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये समझ में आएगा रो वी और जी ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो किस बेसिस पर लिख रहे हैं। ठीक है, श्योर है। और ये सारी चीजें अंडर रूट के अंदर में बेसिकली यहां पर आपका जी इफेक्टिव लिखने की कोशिश की गई है, जी माइनस रो वी जी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस, ओके। चलो, और क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, स्प्रिंग में ही हम लोग यदि कुछ और चीजों के बारे में यदि मैं बात करूं, स्प्रिंग में ही मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करूं, तो किस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं, किस प्रकार के आंसर्स निकल के आते हैं, क्या आप उनके आंसर्स मुझे बता सकते हैं? यस और नो, सोचिए और बोलने की कोशिश करिए। जैसे अभी हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पुली ब्लॉक से कनेक्ट किया था। मान के चलो आपके पास में ऐसा सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, यहां पर ये आपके पास में ऐसे हो जाए, स्प्रिंग कांस्टेंट के यहां पर ये पुली लग जाए और इससे अब मैं एम मास के ब्लॉक को लटका दूं, और सोचो यदि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया जाए तो क्या ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। तो भैया मैंने बोला इसका यहां पर है आपका mg, तो भैया यहां पर है टेंशन T, यहां पर क्या है, टेंशन T होगा। यस और नो, होगा या नहीं होगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर थोड़ी सी परेशानी होती है, और वो परेशानी क्या है कि भैया देखो, जब आप एम मास के ब्लॉक को जब डिस्प्लेस करते हो तो स्प्रिंग भी खिंचती है, स्प्रिंग खिंचती है या नहीं खिंचती है? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये जो स्प्रिंग खिंचती है, तो स्प्रिंग के साथ में ये वाली स्ट्रिंग भी यहां पर क्या करती है, वेरी करती है। क्या करती है, वेरी करती है। और जब वेरी करेगी तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स यहां पर निकल के आएगा उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। वो कैसे, मैं बताता हूं, कुछ चीजें सुनिए। कि व्हेन, जब आपका जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक मूव्स बाय एक्स, जब आपका ब्लॉक जो है ये एक्स से मूव करेगा तो आपकी पुली कितने से मूव करेगी, ये बताओ। तो आप बोलोगे इसमें क्या सर, पुली भी तो सेम मूव करेगी। मैंने बोला सही बात है, पुली मूव्स बाय एक्स, लेकिन उस समय जो आपकी स्प्रिंग है, इस समय जो आपकी स्प्रिंग है ये आपकी मूव करेगी कितने से, 2x से। कितने से मूव करेगी, 2x से। स्प्रिंग कितने से मूव करेगी, 2x से। और यदि आपकी स्प्रिंग 2x से मूव करेगी तो सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि यहां आपका t यदि है तो यहां पर सिचुएशन ऐसे हो जाएगी कि बेटा इस वाली जगह पर यहां 2kx, और यदि यहां 2kx है तो यहां पर भी आपका 2kx होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि ये तो सेम ही रस्सी से अटैच्ड आपकी स्प्रिंग है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? और यदि ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है तो आप कह सकते हैं T विल बी इक्वल्स टू 4kx। तो आपका जो ब्लॉक है उसके लिए जो आप फोर्स लिखोगे वो लिखोगे माइनस का 4kx। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आपने जब T बराबर सॉरी F बराबर माइनस के एक्स लिया था तो T बराबर आया था 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के। लेकिन इस बार जो आपका फोर्स है वो कितना है, -4kx है। तो आपको यहां पर k को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा बेटा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 4 से। तो ये है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये वाला क्वेश्चन आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, फटाफट बोलिए। यस, श्योर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
आपसे ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान के चलिए ये आपकी स्प्रिंग है और इससे आपने क्या कर दिया, एक इसको लटका दिया, क्या बोलते हैं, पुली को लटका दिया। मान के चलिए पुली का एक एंड जो दे दिया है वो फिक्स है और आपका एक एम मास का ब्लॉक यहां पर लटक रहा है। तो इसके लिए भी आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब कहानी में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। अब आंसर आपका बदलेगा। अब इस बदले हुए आंसर को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं जरा बताने की कोशिश कीजिए। तो मान के चलो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो यहां आपने बोल दिया mg, तो यहां पर आएगा t, तो यहां पर भी कितना आएगा t। ये टेंशन की बात चल रही है, ध्यान रखना। और यदि यहां टेंशन tt है तो यहां पर आप कितनी बोल दोगे 2t। यस और नो, आपने बोला सही बात है। अब यहां पर कहानी फिर से वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। कैसे, इफ ब्लॉक मूव्स x, ब्लॉक मूव्स x, ब्लॉक यदि आपका x से मूव होता है तो बेटा पुली कितने से होगी, तो पुली विल मूव बाय x बाई 2। ये आप याद कर लीजिए वो फॉर्मूले जहां पर हम लोगों ने मूवेबल पुली सिस्टम किया था। तो यहां पर ये एक एंड 0 है तो आप क्या लिखोगे, x प्लस का 0 अपॉन 2 बराबर इसका। भाई वेलोसिटी के लिए आपने सीखा हुआ है ना पुली ब्लॉक सिस्टम में, कैसे सीखा हुआ है बेटा, ये इस प्रकार से है v1 v2, और इसका यदि हम लोग मान के चलते हैं v, तो क्या लिखते हो, v बराबर v1 प्लस का v2 अपॉन 2 लिखते हो, नहीं लिखते हो। तो इसमें एक 0 हो गया, एक का डिस्प्लेसमेंट x हो गया, तो इसका कितना आएगा, x बाई 2 आएगा। ओके, यदि इसका x बाई 2 आया है तो स्प्रिंग विल ऑल्सो मूव, स्प्रिंग विल ऑल्सो मूव व्हाट, x बाई 2। तो स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा वो बताओ कितना आएगा, तो बेटा स्प्रिंग फोर्स आएगा आपके पास में 2t बराबर kx बाई 2। तो यहां पर मैं t जो लिखूंगा वो आएगा कितना, 1/4 टाइम्स kx। यस और नो, यदि ये t बराबर 1/4 टाइम्स kx आया है तो यहां से आप स्प्रिंग फोर्स से आगे बढ़ेंगे रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ। तो आप लिखोगे F बराबर -1/4 टाइम्स kx। सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है, तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k बाई 4। तो बेटा t का फॉर्मूला आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 4m बाई k। ये सारे स्टैंडर्ड सवाल हैं, यही 3 सवाल बनते हैं स्प्रिंग वाले में। स्प्रिंग और पुली ब्लॉक सिस्टम के साथ में ये जनरली 3 सवाल बनते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। सर क्या इससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा वाले पूछने की उम्मीद आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल में पूछने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। हालांकि जो जेई वगैरह वाले बच्चे होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे और आपसे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। हम तो अपने मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से चलेंगे, यस और नो। ओके, इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कपल्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। कपल्ड ऑसिलेटर ये क्या चीज होती है, मान के चलो यहां पर आपके पास में एक ब्लॉक है M1, इसके बीच में एक स्प्रिंग लग रही है और यहां आपका एक ब्लॉक है M2 और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब मान के चलो यदि मैं किसी एक ब्लॉक को खींच के छोड़ दूं, किसी एक ब्लॉक को खींच के छोड़ दूं, तो इसमें क्या होने लगेंगे, ऑसिलेशंस होने लगेंगे और ये दोनों ब्लॉक जो हैं ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दोनों ब्लॉक करने लगेंगे। तो इसे बोला जाता है कपल्ड ऑसिलेटर। अब जरा ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला कैसे निकाल रहा हूं मैं डायरेक्टली, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन करने में आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिए, यदि मेरे पास में एक स्प्रिंग ऐसे बंधी होती और एक मास ऐसे बंधा होता, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता, तो मैं कहता t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k। कहता या नहीं कहता,
आपने बोला सही बात है, लेकिन यहां पर परेशानी ये है कि यहां पर दो दो ब्लॉक हैं। यहां पर कितने ब्लॉक है बेटा? दो दो ब्लॉक हैं। और यदि दो दो ब्लॉक हैं तो दो ब्लॉक्स के लिए मैं कैसे काम करूं? यहां एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट। और ये रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया जब ये दोनों ऐसे मोशन करेंगी तो ये करेंगी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहां से जो रिड्यूस्ड मास लिखा जाता है म्यू बराबर, वो लिखा जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस का m2। ठीक है, तो सर इसका फायदा क्या हुआ? बस हो गया आपका फायदा। कैसे? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही बन जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाई के। बाकी तो कोई डिफरेंस है नहीं, बस म्यू आ गया, वहां पे m था, यहां पर म्यू आ गया। बोलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना प्रॉपर वाला। ठीक है ना, हम एक बात पे फोकस करते हैं और वो बात ये है कि मेडिकल में आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करते आने चाहिए, रादर देन कि आप ये सोचो कि ये कैसे करूंगा, वो कैसे होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? श्योर हैं या नहीं है? सर इसमें और कोई सवाल बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। मान के चलो ये तो कपल्ड ऑसिलेटर मैंने शॉर्टकट में आपको दे दिया। ठीक है, देखो ध्यान रखना मैं क्या कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। कोई जरूरी मेडिकल, हम लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं प्रॉपरली। प्रॉपरली जब एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को कैसे लिंक करना है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, रादर देन डेरिवेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। इसका यदि मैं डेरिवेशन करने जाऊंगा तो 20-25 मिनट खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में भी आपको कितना समझ में आएगा ये थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह ही रहने वाला है। सो इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। कपल्ड ऑसिलेटर कुछ इस प्रकार से काम करेगा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाई के। तो यहां से आपने एक चीज सीखी, वो क्या? म्यू इज द रिड्यूस मास। तो यदि रिड्यूस मास आप कहीं से कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको हर बार ऐसा टाइप का कोई यदि सवाल बनता है तो आप उसे इजीली टैकल कर सकते हो। यस और नो? श्योर है? वो लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान के चलो मैं एक काम करता हूं, सुनो। हमारे पास में ये एक व्हीकल है जिसको मैंने स्मूथ सरफेस पर रख दिया है, इसका मास है कैपिटल M। ठीक है, ये चल सकता है। इस पर एक स्प्रिंग लगा दी और इसे मैंने यहां रख दिया, यहां पर भी स्प्रिंग सरफेस स्मूथ है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, सवाल को देखिए, डायग्राम को। अब इस डायग्राम को देखने के पश्चात आधे लोगों के प्राण पखेरु वैसे उड़ गए होंगे, ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? पूछना वही है, उसने टाइम पीरियड। कुछ नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। कॉन्सेप्ट लगाइए, पता क्या हो रहा है? एक M मास का ब्लॉक है, कैपिटल M मास का ब्लॉक है, बाहर से सिस्टम में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन हमने मानना ही नहीं है। भैया फ्रिक्शन तो हमको मानना ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछेगा यदि पूछना ही है एग्जामिनर को। तो अब बोलो, अब यदि इसको मैं चलाऊंगा तो ये गाड़ी भी तो आगे पीछे होगी, बराबर है? तो कॉन्सेप्ट कहां पे आ गया? सेंटर ऑफ मास पे लटका दिया आके। और यदि ऐसा ही आना ही है तो यार हमें तो फॉर्मूला अभी तो सीखा है, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाई के, खत्म। अब म्यू आप निकाल सकते हो स्मॉल m और कैपिटल M के बेसिस पर, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? तो आपने बोला सर ठीक है। अभी तक जो भी मैं चीजें करवा रहा हूं उसमें एक खास बात आपने देखी होगी, कॉमन चीज कपल्ड ऑसिलेटर में, कि आपका स्प्रिंग अभी भी एक ही है। अभी भी आप जो स्प्रिंग यूज कर रहे हो वो एक सिंगल स्प्रिंग है। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि आपको एक सिंगल स्प्रिंग ही दी जाए? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास में एक से ज्यादा स्प्रिंग हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हो। क्या हो बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हो। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की यदि मैं बात करता हूं तो ये वाला टॉपिक हमारा आपका पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम लोगों ने कहां पढ़ा है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो जस्ट आपको एक बार रिकॉल करना है, और रिकॉल क्या करना है कि यदि आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आता है, क्या आता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो किस प्रकार से करते हैं आप लोग? तो हम कहेंगे कि भैया आपके पास में यदि ये एक स्प्रिंग और ये एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगा दी और ये M मास का ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, K1 और K2। और यदि मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो भैया ये तो ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब यहां पर ऐसे सवाल इस चैप्टर में भी बन सकते हैं।
बन सकते ही नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है भैया, इन दो स्प्रिंग को हटा के यदि मेरे पास में एक स्प्रिंग लग जाए और एक एम मास आ जाए और ये के इफेक्टिव पता हो, तो क्या मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखना है? लिखने का तरीका वही है कि पहले के इफेक्टिव पता हो। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भैया आप लोग लिख दीजिए, कैसे करेंगे? तो ये 1/ks बराबर 1/k1 प्लस का 1/k2, ये है आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर सीरीज कांस्टेंट, फॉर सीरीज स्प्रिंग, सॉरी शब्द बदल गया। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या ये आपको नहीं आता है? बिल्कुल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ये चीजें सीख करके आए हुए हैं, तो यहां पर कोई परेशानी की संभावना नहीं बनती है। ओके, आगे बढ़ता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल हो। अच्छा, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं लिखा हम लोगों ने, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा बेटा? तो मैं लिखूंगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m। अब देखो मास तो एक ही है, लेकिन यहां पर k इफेक्टिव अब मैं लिखना चालू कर दूंगा। अब मैं क्या लिखना चालू कर दूंगा? k इफेक्टिव। और k इफेक्टिव यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? k1 k2 अपॉन k1 प्लस का k2। और मान के चलो यदि दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है k, तो आंसर आ जाएगा k/2। तो फॉर्मूले के अंदर में वैल्यूज को पुट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। रिकॉल कर लीजिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो जहां पर आपके पास में ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग को यदि मैंने एक ही मास से लटका दिया, और देखो अब क्या होगा, दोनों में एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन सेम होता है, तो ऐसे स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसके लिए यदि मैं इन दोनों को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं इसी एम मास के ब्लॉक से, तो मैं इसे केपी यदि नाम दे देता हूं, तो बेटा केपी कितना आएगा? ये आएगा k1 प्लस का k2। तो इस स्थिति में आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k इफेक्टिव। और k इफेक्टिव यहां पर k1 प्लस का k2 है, तो आप कह सकते हैं कि t बराबर जो आएगा वो आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k1 प्लस का k2। बोलो ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो जो सवाल हम लोगों ने स्प्रिंग्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए किए हुए थे, वो सारे सवाल यहां पर रिपीट हो सकते हैं। स्प्रिंग को काटो, स्प्रिंग को काट दिया तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना आता है हमें, वो सारी चीजें आती है कि नहीं आती है? उन्हीं चीजों का हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं और आप इन सवालों को कर सकते हैं। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर हैं आप लोग? ओके, चलो एक और सवाल मैं यहां पर बता देता हूं जाकि आपको अच्छा लगे। लो भाई, लो सवाल करो। कॉम्बिनेशन के सवाल करने हैं आपको। क्वेश्चन है, लो भाई, ये एक स्प्रिंग लगा दी, ये एक स्प्रिंग लगा दी, दोनों से मैंने एक एम मास का ब्लॉक लगा दिया और नीचे एक और स्प्रिंग लगा दी और मैंने इसे इस प्रकार से लगा दिया K1 K2 और K3, ठीक है। बोलो, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। कैसे करेंगे? कितने ब्लॉक हैं? एक ही ब्लॉक है, तो आप बोलोगे t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k इफेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट कर सकता है वो ये कर सकता है कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि स्प्रिंग पैरेलल में है या सीरीज में है। तो ये देखो, ये दोनों तो पक्का पैरेलल में है, ये दोनों तो पक्का पैरेलल में है। और अब यदि ध्यान से देखोगे तो इसको यदि मैं नीचे लेके जाता हूं तो इनमें जो एक्सटेंशन आएगा वही इसमें क्या आएगा? कॉम्प्रेशन आएगा। जितना इनका एक्सटेंशन होगा उतना ही इसका कॉम्प्रेशन है। और यदि मैं ऊपर लेके जाता हूं तो जितना इसका एक्सटेंशन आएगा वो इनका कॉम्प्रेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि भैया K1 K2 एंड K3 क्या है? आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में है बेटा?
पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यदि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख सकते हो, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k1 प्लस का k2 प्लस का k3। खत्म। अब मैं जब एग्जाम में सवाल आएगा तो k1 k2 k3 की जगह उनके स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए रहेंगे, जैसे 50 100 150 200 जो भी उन्हें देना है वो यहां पर वैसे सवाल यहां पर बना के देंगे और वो आपको करते आने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के दिमाग में? यस और नो? ओके, चलो और कैसे सवाल बना सकते हो आप इसमें? स्प्रिंग से ही रिलेटेड सवाल है बेटा, कुछ नए सवाल यहां पर है नहीं कि आपको मैं कुछ नया सवाल बता दूं और आप उसे करके आओ। यस, चलो एक और नया सवाल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के बेसिस पर एक सवाल और हम लोग यहां पर कर लेते हैं। वो सवाल क्या है देखिए, हमारे पास में देखो, अब ये इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल क्या आएगा, खुद सोचना ये सवाल डिफिकल्ट है या आसान है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ऐसा गोल सा सिस्टम बना लिया, गोल पूरा, इसके अंदर में यहां पर एक M1 वाला एक ब्लॉक लगा दिया और यहां पर एक M2 वाला ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी और यहां पर भी एक स्प्रिंग लगा दी। बोलो ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब देखो यहां पर आप इसको मैंने क्या किया, एक ट्यूब के अंदर में पैक कर दिया। अब इसको थोड़ा भी यदि डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आगे पीछे सारा मोशन चालू हो जाएगा। सवाल आपसे वही पूछेगा, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। अब यहां पर आप परेशान हो जाओगे, क्यों? क्योंकि देखो आपके दिमाग में तो वही आएगा सबसे पहले, क्या कि सर हमने तो यही सीखा है t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k। तो अब देखो इसमें हमने क्या किया है, कपल्ड ऑसिलेटर यदि होता, मतलब ये नीचे वाली स्प्रिंग नहीं होती तो ये कपल्ड ऑसिलेटर होता। तो कपल्ड ऑसिलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि भैया कपल्ड ऑसिलेटर के अंदर में हम लोग इस m को रिप्लेस कर देते हैं म्यू से। लेकिन यहां तो स्प्रिंग भी ज्यादा है और यदि स्प्रिंग ज्यादा है तो हम लोग के को रिप्लेस कर देते हैं के इफेक्टिव से। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता इन दोनों को रिप्लेस करके मैं सीधा सीधा नया फॉर्मूला लिख दूं, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाई के इफेक्टिव। बोलो सही है, खत्म। अब बस यहां पर पहला पॉइंट तो ये है कि म्यू कितना आएगा, तो म्यू में तो कोई परेशानी नहीं होगी, म्यू बराबर आपका आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस का m2। बोलो सही है। अब एक और चीज रह गई, वो ये है सर जी के इफेक्टिव कैसे पता लगेगा, सीरीज है या पैरेलल है। बस इसको ध्यान दीजिए, यदि मैं इसे कंप्रेस करता हूं इधर में तो ये एक्सटेंड होगा, मतलब इधर में जितना कंप्रेशन है क्या उधर में उतना ही एक्सपांशन है या एक्सटेंशन है? यस और नो? उल्टा करके देखो, तो इसका मतलब ये दोनों स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में है। तो मैं कह सकता हूं कि के इफेक्टिव जो आएगा वो आएगा आपका K1 प्लस का K2। इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इसके अंदर में पुट कर देता हूं तो मेरा इस वाले सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकल के आएगा। अब सोचिए यदि ये सवाल आप ट्रिक से ना करो तो कितना डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा इन सवालों को कर पाना। यस और नो? बोलो सही है, यस और नो? बिल्कुल सही बात है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके साथ में आपके पास में ये जो इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो थी वो हम लोगों ने कर ली है। यस, श्योर है। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और चीज आती है, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आती है। ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास में कोई एक m मास की बॉडी है, यदि मैं उसे मान के चलो वो फ्लोट कर रही है। अब आपको यदि फ्लूइड मैकेनिक्स आती है तो आपको मालूम होगा कि कितना हिस्सा लिक्विड के अंदर रहेगा, कितना हिस्सा ऊपर रहेगा, ये सब हम लोग चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी आती हैं। और यदि नहीं आती हैं तो हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं उस चीज पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि इसका कितना हिस्सा डूबेगा, कितना हिस्सा ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मान के चलिए हमारे पास में एक m मास का सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे यहां पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। अभी कितना हिस्सा ऊपर रहेगा, कितना हिस्सा नीचे रहेगा, वो सब चीजें बात की हैं।
हम लोगों ने यहां पर एक पॉइंट और दिया हुआ है कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है और इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास में क्या है, रो है। ठीक है, कितना है, रो है। अब यदि मैं सिलेंडर को थोड़ा सा ऐसे दबाऊं और छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो अब इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो जो आएगा बिल्कुल सिमिलर वे में आएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेट करें। भाई एम मास दिया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट से, लेकिन यहां तो स्प्रिंग है नहीं, तो यहां स्प्रिंग नहीं है तो अभी कैसे करें। तो अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं ए रो जी, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, लेकिन करते कैसे हैं, हाउ डू वी डू इट। तो भैया हमारा तरीका वही है, क्या आपका जैसे बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, इस पर लगने वाले फोर्स के बारे में सोचिए। लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स लगेगा। उस बॉयंट फोर्स के कारण ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और उसके बेसिस पर ये कैलकुलेशन करी गई है। तो अभी के लिए आप इसको याद रखिए, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई ए रो जी। हम इसका भी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं, अभी भी कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर ने आधे डेरिवेशन आज के लेक्चर में नहीं करवाए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ पर डेरिवेशन से ज्यादा जो रिजल्ट है वो काम की चीजें हैं। तो मैं जहां पर रिजल्ट रिक्वायर्ड है मैंने उनके रिजल्ट आपको बताए, जहां पर लगता है कि तरीका इंपॉर्टेंट है वहां पर मैंने तरीका करवा दिया है। इस बात को फोकस रखें। ठीक है, चलो हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। वो ये है स्प्रिंग पेंडुलम, फॉर्मूला आपके पास में निकल के आया, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के। इसके बाद में हम लोगों ने वर्टिकल स्प्रिंग हो या फिर आपके पास में कोई स्प्रिंग हो ऐसा जो इंक्लाइन प्लेन पे लटकी हो, या फिर आपके पास में इसके अलावा हम लोगों ने अर्थ वाले सवाल किए थे जहां पर टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r बाई जी आया था। इसके पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम को जिसके में m मास का बॉब लगाया है, रो डेंसिटी वाले लिक्विड में डाल दिया तो रो वी जी आया। तो यहां पर भी देखिए हम लोग g माइनस रो वी जी अपॉन स्मॉल m किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर एक स्प्रिंग और पुली ब्लॉक सिस्टम वाला सवाल किया, वही सवाल निकाल के टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई 4 के किया। अगले वाले में क्या किया कि हम लोगों ने स्प्रिंग को ऊपर लगा दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर चलाया, टी बराबर आपके पास में निकाला नहीं कि इसका फॉर्मूला कहां रख दिया, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 4m बाई के आया। ठीक है, अलग अलग सवाल में अलग अलग आंसर आते हैं। उसके बाद में हमने कपल्ड ऑसिलेटर देखा, कपल्ड ऑसिलेटर में क्या है, m1 है और m2 मास है और k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट। t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k से हम लोगों ने m को रिप्लेस कर दिया है म्यू से, इसे कहा जाता है रिड्यूस्ड मास, म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस का m2। इसके बेसिस पर हम लोगों ने एक और सवाल किया, दो मासेस एक व्हीकल के ऊपर रख दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के लगा दी, तो टाइम पीरियड बताना है, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ म्यू बाई के। सिंपल कर सकते हैं, यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस का कैपिटल M रिड्यूस मास का डेटा आ जाएगा। अगला हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि एक स्प्रिंग को काटते हैं तो क्या होता है, सीरीज में स्प्रिंग कैसे होती है, पैरेलल में स्प्रिंग कैसे होती है, वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो भैया यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट्स का यूज कर रहे हैं। सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो निकाला जाता है 1 बाई के एस बराबर 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आप कहिए कि जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो स्प्रिंग के लिए सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमारा अब इस समय एक m मास का ब्लॉक है और स्प्रिंग ज्यादा हो गई तो k इफेक्टिव लिखना चालू किया। सीरीज के बाद में हम पैरेलल में भी यूज करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब आपका स्प्रिंग का जो एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग पैरेलल में है। तो भैया पैरेलल में k1 प्लस k2 आता है, तो फॉर्मूले में k इफेक्टिव लिखना चालू किया। इसके बेसिस पर मैंने आपको एक सवाल बताया, k1 k2 और k3 लगा के, ये स्प्रिंग्स यहाँ पर पैरेलल में थी तो k इफेक्टिव बस लिखना था मेरे को, बाकी कुछ है नहीं बेटा। आज के लेक्चर में मोस्टली ऐसी चीजें हैं। फिर हम लोगों ने एक डिफिकल्ट सवाल किया, m1 m2 लगा दिया, k1 k2 भी लगा दिया और इसके बेसिस पर हमने सवाल किया। तो मैंने क्या बोला, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई k में m को म्यू से, k को k इफेक्टिव से रिप्लेस किया और आपका आंसर निकल के आ गया।
आज के लेक्चर में चीजें बहुत सारी की हैं हम लोगों ने, और एक ये है जहां पर फ्लोटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट है। कोई एक बॉडी है, सिलेंडर है जो फ्लोट कर रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा दबाया और छोड़ दिया तो ये ऊपर नीचे एसएचएम करेगा, तो उसका टाइम वेट टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई ए रो जी आएगा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल सवालों के साथ में मैंने कोशिश करी है इस वाले टॉपिक को कवर करने की। ठीक है, अब इसके पश्चात हमारे पास में बच जाता है कंपोजिशन ऑफ 2SHM और डैम्प ऑसिलेटर। ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन में हमें कोई ज्यादा पढ़ना तो है नहीं, उसमें सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन कंपोजिशन ऑफ 2SHM वाली जो टॉपिक है उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, श्योर। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।